हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं LLP एक्ट 2008। एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। एंड एक बात ध्यान रखना, अगर ये चैप्टर तुमने पहले किया हुआ है तब भी तुम्हें ये चैप्टर करना होगा। पूछो क्यों? पूछ लो। तो देखो, सिंपल सा बात है। अभी तुम जाकर देखो ICSI के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे नए कंटेंट ऐड हुए हैं, यानी एक्स्ट्रा जो कुछ कुछ सेक्शंस और रूल्स जो पहले नहीं हुआ करते थे इस चैप्टर में, वो सब भी ICSI ने इंक्लूड किया है। ध्यान से समझना, एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आया है, बस ICSI ने सिलेबस में ऑल्टरेशन किया और जो इसका कंटेंट है उसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो इसलिए इसे तुम्हें दोबारा फिर से करना होगा। मैं पूरा मॉड्यूल यहाँ खोल के बैठा हूँ ICSI के वेबसाइट से, एंड मैं तुम्हें देख देख के हर एक चीज़ करवा दूंगा। अपने शॉर्ट नोट से करवाऊंगा। ये शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, सारे पार्ट जो है तुम्हारे, जो नए नए कंटेंट ऐड हुए हैं वो इस नोट्स में नहीं है, क्योंकि ये नोट्स मैंने तब बनाए थे जब सारे कंटेंट ऐड नहीं हुए थे। ठीक है, तो मैं जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो तुम्हें लिखवाऊंगा, तो तुम साथ साथ लिख लेना और ये नोट्स मिलाकर मर्ज कर लेना और या फिर रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ करना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये हमारा तीसरा चैप्टर है SBIL का। इससे पहले मैंने MSME और कन्वर्जन ऑलरेडी करवा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग इसका राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे कल या परसों में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है LLP एक्ट 2008 और उसके साथ साथ हमें पढ़ना है LLP रूल्स 2009, यानी दोनों मर्ज करके हमें दोनों मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, अब कोई भी एक्ट आता है ना, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उस एक्ट के आने का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। तो देखो, एक पर्सन को अगर बिजनेस करना रहता था इंडिया में, पहले की बात बता रहा हूँ, एक इंसान को अगर बिजनेस करना है तो वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोल के बिजनेस करे, या तो वो पार्टनरशिप खोल कर बिजनेस करे, या वो कंपनी खोल कर बिजनेस करे। बेसिकली उसके पास ये तीन तरीके हुआ करते थे बिजनेस करने के लिए। अब तुम्हें पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो लोग जो है वो दोनों खोलकर बिजनेस कर नहीं पाते थे। अब बचा एक कंपनी। कंपनी में लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, बट तुम्हें पता है, तुम कंपनी लॉ पढ़ रहे हो कि कितना ज़्यादा कंप्लाइंसेस है कंपनी लॉ में। मतलब हर एक चीज़ के लिए 100 फॉर्म जाता है, उसके बाद कितने सारे कॉस्ट लगते हैं, मतलब कॉस्ट कितना ज़्यादा है। और एक इंसान जो बिजनेस खोलना चाहता है अभी छोटे लेवल पे, बाद में एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसके लिए कंपनी का खर्चा उठाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर लोग ना डिस्करेज हो रहे थे कि यार छोड़ो, बिजनेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सरकार ने सोचा कि नहीं, ये तो हम नहीं होने देंगे। सरकार ने सोचा कि एक हम अलग तरीका खोजते हैं बिजनेस करने का। तो सरकार ने क्या किया, पार्टनरशिप को उठाया, उसके अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए। कंपनी को उठाया, उसके अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए, दोनों को मर्ज कर दिया और फॉर्म किया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें कंपनी के भी फीचर्स तुम्हें दिखने मिलेंगे एंड पार्टनरशिप के भी फीचर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ कि LLP बेटा या बेटी है पार्टनरशिप और कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पर LLP एक्ट आया ऑल्टरनेट वे खोजने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ये 2008 में आया और ये पूरे इंडिया पे ये एक्ट लगता है। सेक्शन 1 इतना सा ही बात बोलता है। अब थोड़ा और ओवरव्यू पे जाते हैं। इस पूरे एक्ट में तुम्हें 14 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, 81 सेक्शंस देखने को मिलेंगे एंड 4 शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या हमें सारे पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, सेक्शन 40 तक जो नया ऐड हुआ है कंटेंट, वो सेक्शन 40 तक तुम्हारा जो है सिलेबस का पार्ट है और उसके साथ जो भी रेलेवेंट रूल्स वगैरह हैं वो हमें पढ़ना है। अब LLP के फीचर्स क्या हैं? मैंने बताया तुम्हें कि LLP के फीचर्स पार्टनरशिप और कंपनी वाले ही होंगे। तो देखो यहाँ पे, ये एक अल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल है बिजनेस करने के लिए। दूसरा, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है। ये फीचर्स कहाँ से उठ के आया? ये फीचर कंपनी से उठ के आया। यानी यहाँ LLP में जो पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे उनका लाइबिलिटी बस उतना ही रहेगा। वो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी या जो उनका घर वगैरह, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में उनका घर चला जाएगा अगर वो डेप्ट नहीं चुका पाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जितना वो पैसा लगाएंगे लाइबिलिटी उतना का ही रहेगा। ठीक है। दूसरा, SLE मतलब है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी जैसे कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं, उसी तरह LLP और पार्टनर भी अलग अलग होते हैं। LLP के लाइबिलिटी के लिए पार्टनर लायबल नहीं माना जाएगा। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन, यानी LLP चलता रहेगा, पार्टनर आए जाएं उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक LLP को पेपर पे बंद नहीं किया जाएगा वो चलता रहेगा। ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट, ये पार्टनरशिप से ये फीचर उठ के आया, मैनेज बाय एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप कैसे चलता है?
दो पार्टनर्स आते हैं, वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, एंड वो एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप को मैनेज करते हैं। उसी तरह एलएलपी में भी पार्टनर्स एग्रीमेंट करके एलएलपी को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। अब एग्जामिनेशन में अगर फीचर पे क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का, तो भाई यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं एंड बस 2-3 लाइन में जो मैंने बोला उसको डिफाइन कर देना है। इसमें उतना खतरनाक लॉ की लैंग्वेज है ही क्या जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। बहुत इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद मैंने बोला कि इस पूरे एलएलपी एक्ट में 4 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। पहले समझ लो चैप्टर्स क्या होते हैं, सेक्शंस क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं। देखो चैप्टर्स बेसिकली जैसे तुम्हारे बुक में चैप्टर्स बटे हुए हैं, वो बाइफर्केशन है एक्ट का। चैप्टर मतलब बाइफर्केट कर रहे हैं वो लोग, चैप्टर वो एक्ट को पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा सेक्शंस बेसिकली प्रोविजंस बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड शेड्यूल ना प्रोसीड्यूर्स बताते हैं कि कैसे करना है। सेक्शन बताता है क्या करना है, प्रोसीड्यूर बताता है कि कैसे करना है, ठीक है। अब 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल बात करता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में। इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 23 कनेक्ट होगा। जब मैं अभी सेक्शन 23 आगे पढ़ाऊँगा तो मैं डिटेल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 2 हम बात करते हैं। शेड्यूल 2 बोलता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है वो एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगा, उसका प्रोसीड्यूर बताता है, ठीक है। शेड्यूल 3 बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो कैसे होगा। एंड शेड्यूल 4 बताता है कि एक पब्लिक कंपनी कैसे एलएलपी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे एक नोट लिख लो यहाँ पर, ठीक है, कॉपी में एक नोट लिख लो। नोट क्या लिखना है कि कभी भी एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी लिखा है वो सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अगर एक कंपनी ने अपने शेयर्स लिस्ट करवा दिए तो भैया भूल जाओ, तुम एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमें पता है सारे एक्ट में कुछ डिफिनेशंस रहते हैं। एलएलपी के भी मॉड्यूल में बहुत सारे डिफिनेशंस दिए हैं बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार बाकी सारे रीडिंग मार लेना, यहाँ मैंने जितने लिखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अब देखो सेक्शन याद नहीं होते तो छोड़ देना, ज़्यादा अपनी माइंड पे प्रेशर मत दो क्योंकि फिर बाकी सब चीज़ भी भूल जाओगे। बिना सेक्शन के भी लिख देना। अगर सेक्शन याद नहीं है और गलत सेक्शन लिख के आगे पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे, 0, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट क्या हुआ है, तो मॉड्यूल में डिफिनेशन दिया गया है कि बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा एंटिटी है जिसके पास सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कोई भी एलएलपी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, कोई भी कंपनी इंडिया में बना है, इंडिया के बाहर बना है, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट माने जाएंगे। बस डिफिनेशन में एक चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। अब यहीं पर सेक्शन 3 कनेक्ट हो जाता है एलएलपी एक्ट का। वो बोलता है कि एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ये तो हमने यहाँ डिफिनेशन में ही समझ लिया, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या बोलता है, फाइनेंशियल ईयर एक ऐसा पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पे एक कैच है, वो देखो, अगर एक एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होता है तो उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर ख़त्म होगा। लेट सपोज मैंने एक एलएलपी आज अभी लेट सपोज 1 नवंबर को इनकॉर्पोरेट किया, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होना था, 31 मार्च 2026 में। बट क्योंकि मैंने 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है तो मेरा 2026 में ना ख़त्म होकर 2027 में मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बिजनेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर एक फॉरेन एलएलपी का डिफिनेशन है, कोई भी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ और इंडिया में किसी भी तरीके से बिजनेस कर रहा है उसको हम लोग फॉरेन एलएलपी बोलते हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट होता है सेक्शन 59 जो तुम्हें करना नहीं है, ये सीए इंटर के पार्ट है तुम्हारे सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, यहाँ पर कोई रेफरेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, स्मॉल एलएलपी क्या होता है। एक ऐसा एलएलपी, स्मॉल एलएलपी, इसका सेक्शन याद रखना, एक ऐसा एलएलपी जिसमें पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज़्यादा नहीं है। यहाँ ध्यान रखना दोनों प्लस है, यानी दोनों क्राइटेरिया देखना है तुम्हें, और नहीं है एंड है, एंड। यानी एक ऐसा एलएलपी जिसमें पार्टनर का कंट्रीब्यूशन अभी 25 लाख से पार नहीं हुआ है एंड टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वैसे एलएलपी को हम लोग स्मॉल एलएलपी बोलेंगे। अब ये जो मैंने लिमिट लिखा है ना, ये फ्यूचर लिमिट है। मतलब लिखा हुआ है एक्ट में कि इस 25 लाख के लिमिट को बढ़ाकर हम लोग 5 करोड़ लिमिट तक ले जा सकते हैं, सरकार ले जा सकता है, बट अभी ले नहीं गया, अभी लिमिट ये है।
ठीक है। इस 40 लाख के लिमिट को सरकार 50 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, बट अभी बढ़ा के नहीं ले गया, लिमिट बस यही है, बस और कुछ है ही नहीं। सेक्शन 4 आ जाता है। सेक्शन 4 बोलता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई भी प्रोविजन एलएलपी पे नहीं लगेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। फिर आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है, कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी में, ठीक है। तो सेक्शन 5 बोलता है चाहे तुम इंडिविजुअल हो, ठीक है, या तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो, तुम दोनों पार्टनर बन सकते हो। यानी रिलायंस भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है और मैं भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता हूँ। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ये लोग एलएलपी के पार्टनर्स नहीं बन सकते। कौन कौन एक्सेप्शन है? सबसे पहला माइनर, कोई 18 ईयर से कम है तो वो इनकम्पिटेंट होता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, अनसाउंड माइंड, कोई पागल है तो ऑब्वियस सा बात है वो काम ही नहीं कर सकेगा, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी का। सॉरी, इंसॉल्वेंट, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है तो भाई वो उसका खुद का दिवालिया निकला हुआ है, वो क्या एलएलपी चलाएगा, तो वो भी नहीं कर सकता। और किसी ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया और एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो उसको भी हम एलएलपी का पार्टनर नहीं बनने देंगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एलएलपी का पार्टनर नहीं बनेगा। अब ध्यान से समझना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्ट का इंटरप्रिटेशन। किसको बोलते हैं? देखो, डेफिनेशन में ना इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट बस लिखा हुआ है, ये सारी बातें नहीं लिखी हुई है, ठीक है। सॉरी, देखो ध्यान से समझना, डिफिनेशन में ना बस ये दोनों बातें लिखी हुई है और ये सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ये दोनों एक्सेप्शन तुम्हारे मॉड्यूल डिफिनेशन एक्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये इंटरप्रिटेशन से निकल के आया। पूछो कैसे? अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कोई इनकम्पिटेंट है, तो ऑब्वियस सा बात है वो इंटर कर ही नहीं सकता कोई एग्रीमेंट में, तो माइनर भी यहाँ पर आ जाएगा। एंड दूसरा, जब एलएलपी में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, और बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो इससे सीधा समझ में आ रहा है हमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता है। इसको हम लोग इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बोलता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए, तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर कभी भी ये 2 पार्टनर से बिलो हो जाएंगे, यानी मान लो एक पार्टनर मर गया या छोड़ के चला गया और एलएलपी में सिर्फ एक पार्टनर है, तो वो एक पार्टनर को 6 महीने का टाइम मिलेगा कि 6 महीने में नया पार्टनर तू इंट्रोड्यूस कर ले। अगर मान लो 6 महीना ख़त्म हो गया एंड उसने नया पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो 6 महीने ख़त्म होने के बाद वो बिज़नेस चला रहा है एंड वो ये बात जान रहा है कि हाँ मैं अकेला बिज़नेस चला रहा हूँ, तो भैया उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दिया जाएगा 6 महीने के बाद। यानी वो सारे एक्ट के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा, जैसे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। फिर आ जाता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है? मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने होंगे। देखो बेसिकली कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर। उसी तरह एलएलपी को कौन चलाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। तो हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे एंड दोनों इंडिविजुअल होंगे। यानी एलएलपी भले ही बॉडी कॉर्पोरेट मिलकर बना है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेंगे? तो वो इंडिविजुअल ही बनेंगे और एक रेसिडेंट होना चाहिए। दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए और उसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। और इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए यहाँ क्राइटेरिया दिया है 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंडिया में रहना होगा या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना होगा, ठीक है। अब मान लो दोनों पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं, ठीक है, तो अब कौन होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर? तो देखो 2 ऑप्शन है बॉडी कॉर्पोरेट के पास। पहला, या तो वो नॉमिनी अपॉइंट, जो उनके नॉमिनी हैं उनको ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बना ले। दूसरा ऑप्शन, वो नए इंडिविजुअल पार्टनर्स एलएलपी में लाए एंड उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दे। ये 2 ऑप्शन उनके पास है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा रहेगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, और वो भी और ये भी चीज़ लिखा होगा कि टाइम टू टाइम हर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। तो उस अकॉर्डेंस फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डेंस फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। अब ध्यान से समझना, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होता है या छोड़ कर जाता है, ये सब कुछ एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जो एग्रीमेंट पार्टनर्स ने किया है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारी बातें होनी चाहिए, ठीक है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर एक इंसान डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा अपॉइंट होना चाहता है, तो उसको अपना कंसेंट देना होता है रिटन कंसेंट फॉर्म 4 के अंदर, ठीक है। हाँ, मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा एक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद एलएलपी जो है वो फाइल करेगा 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट के ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। यानी एलएलपी जो है वो बताएगा रजिस्ट्रार को कि भाई देख हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया है, और ये कितने दिन में बताएगा? वो 30 दिन के अंदर अंदर बताएगा, जैसे अपॉइंटमेंट हो जाए, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। कौन से कंडीशन? बेसिकली उसके पास डिन या डिपिन होना चाहिए,
कोई भी अगर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को एलएलपी में डीपी बनना है, मतलब एक इंसान एक पार्टनर को डीपी बनना है, तो उसके पास ये डिपिन नंबर होना चाहिए जो एमसीए देता है। और अगर तुम्हें चाहिए डिपिन नंबर, तुम किसी एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाले हो और तुम्हें डिपिन चाहिए, तो तुम्हें DRI 3 एमसीए के पोर्टल में जाकर फाइल करना होगा, तब वहाँ से तुम्हें डिन मिलेगा, देन ही तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो। उसके अलावा सेक्शन 153 से 159 भी कंपाइल करना पड़ता है डेजिग्नेटेड पार्टनर कंपनीज एक्ट का, यानी यहाँ पे कंपनी एक्ट के भी प्रोविजंस को थोड़ा सा यहाँ पर उसके रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा। अब ये सारे सेक्शन तुम डायरेक्टर्स चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इतनी सी बात मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 आता है। सेक्शन 8 बोलता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर लायबल होगा सारे एक्ट के लिए और सारे पेनल्टी के लिए इफ एनी, क्योंकि वही तो एक्ट कर रहा है। एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो किसी के थ्रू एक्ट करेगा ना। तो अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी का सारा काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है सारे एक्ट के लिए लायबल कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये तो कॉमन सेंस वाला सेक्शन है। फिर आ जाता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है? अगर कोई भी वैकेंसी आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर की जगह पे, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर का जगह खाली हो जाता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर उस जगह को फील करना है, यानी कोई नया डीपी को अपॉइंट करना है। और उस जो नया डीपी अपॉइंट होगा उसको भी सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 और 5 को कंपाइल करना होगा। 4 क्या बोल रहा था? 4 बोल रहा था कि एलएलपी फाइल करके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताएगा, वो बताना होगा। और दूसरा सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 वो क्या बोल रहा था कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, बेसिकली डिपिन वगैरह होने चाहिए उसके पास। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये तो हमें भी पता है कि जनरल कंडीशन है तो सेटिस्फाई करने ही होंगे। अगर मान लो हमने 30 दिन के अंदर अंदर वैकेंसी फिल नहीं किया, तो जितने भी इंडिविजुअल पार्टनर्स होंगे एलएलपी में उनको डीम्ड डीपी मान लिया जाएगा, अगर हमने 30 दिन के अंदर वो वैकेंसी फिल नहीं किया तो। फिर आ जाता है सेक्शन 10। सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 बात करता है पनिशमेंट के बारे में। अगर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 के अंदर तुमने कुछ नॉन कंप्लायंसेस किया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 क्या था? क्या था? अगर तुमने फाइल नहीं किया रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर, तो भैया तुम पे पेनल्टी देखो कितना लगेगा। एलएलपी और हर एक पार्टनर पे पेनल्टी लगेगा, और कितना लगेगा? मिनिमम 5,000, 100 रुपीज़ पर डे करके, मैक्सिमम 50,000 एलएलपी पे और मैक्सिमम पार्टनर पे 25,000 रुपये लगेगा। उसके अलावा बाकी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, 5 और सेक्शन 9 इनमें कोई नॉन कंप्लाइंसेस तुम करते हो तो एलएलपी पे 10,000, एवरी पार्टनर पे 10,000, 100 रुपीज़ पर डे करके, एलएलपी पे 1,00,000 और पार्टनर पे कितना? 50,000 तुम पे लगेगा, ठीक है। यहाँ इसलिए मैंने बाइफर्केट कर दिया, एक के लिए ये है एंड बाकी के लिए वो है। यहाँ तक तुम्हारा सेक्शन 10 होता है ख़त्म। अब आता है सबसे खतरनाक, एंड सबसे खतरनाक नहीं बोलूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अच्छे से सुनना, अगर अभी तक तुम्हें नींद आ रही है तो रिफ्रेश हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 11, इनकॉर्पोरेशन। एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, बनता कैसे? तो देखो, सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा इंसान एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और उसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स लगाएंगे और वो फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को, ठीक है। अटैचमेंट्स में बेसिकली क्या क्या होगा? एक डिक्लेरेशन होगा, CA, CS, CMA, एडवोकेट, इनमें से किसी से भी तुम एक डिक्लेरेशन ले लो। और जो सब्सक्राइबर है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का, बेसिकली जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन किया है, उनसे भी एक डिक्लेरेशन ले लो कि हमने इस एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगे? तो एलएलपी का नाम होगा, बिजनेस होगा, रजिस्टर ऑफिस होगा, उसके बाद फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम एंड एड्रेस होगा, पार्टनर का नेम एंड एड्रेस होगा, अदर जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होगा। और ये डॉक्यूमेंट हम लोग फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये तो हो गया सेक्शन वाली बात। अब मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर रूल 18 भी कनेक्ट होता है। हम लोग साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, हम लोग साथ साथ लिखेंगे। मैं पूरा प्रोसीड्यूर तुम्हें लिखाता हूँ, चलो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, देख लो कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, पूरा प्रोसीड्यूर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला, ऑब्टेन DSC। अब ये DSC क्या होता है? ये बेसिकली होता है डिजिटल सिग्नेचर, जो हमें MCA देता है।
अब ये मैं ऑब्टेन क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उस पर मैंने बोला अभी तुम साइन करोगे, सब्सक्राइबर्स जो है वो साइन करेंगे, तो वो साइन जो है डिजिटली होता है, तो उसके लिए तुमको डीएससी ऑब्टेन करना होगा एमसीए के पास पहले से अप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद पहला डीएससी ऑब्टेन करोगे इन ड्राफ्ट एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। फिर तुम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसमें कंटेंट वगैरह लिखोगे, क्या नाम है एलएलपी का, कौन सा बिजनेस करना है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाले, ये सारे कुछ डिटेल दोगे, ठीक है। उसके बाद फाइल रन एलएलपी फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, ठीक है। उसके बाद एक रन एलएलपी नाम का फॉर्म होता है, ये तुम फाइल करोगे, ये भी ऑनलाइन फाइल होगा। और इसमें होता है क्या है, बेसिकली तुम अपने नाम के रिजर्वेशन के लिए तुम फाइल करते हो। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। मान लो मैंने अपने एलएलपी का नाम सोचा एकेजी एलएलपी, ठीक है। अब मैं जब तक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन वगैरह ले रहा हूँ, तो मैं ये सब काम कर रहा हूँ। जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई और इंसान आए और वो एकेजी एलएलपी नाम से इनकॉर्पोरेट कर ले। अब वो कर लेगा तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भाई मेरा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पहले रजिस्ट्रार के पास जाकर बोलूँगा कि ये नाम अवेलेबल है, अगर है अवेलेबल तो मेरे को रिजर्व कर दीजिए। और रिजर्वेशन 3 महीने के लिए होता है। रिजर्वेशन कितने महीने के लिए होता है, 3 महीने के लिए होता है। तो मेरा ये रिजर्व कर दीजिए नाम, कि कोई और आकर ना ले ले ये नाम जब तक मैं अपना इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम। इसलिए हम लोग सबसे पहले रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं रन एलएलपी में, ठीक है। इससे पहले मैं ये करता हूँ, मतलब तैयारी शुरू हो जाती है यहीं पर, लेकिन हम लोग सबसे पहले रन एलएलपी फाइल करते हैं कि भाई ये नाम है कि नहीं, ये देखने के लिए, ठीक है। ऐसा करो, इसको चेंज ही कर दो, इसको 3 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, ठीक है। पहले हम लोग ये करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, ऑब्टेन डिन। अगर डिन नहीं है तो डिन लो, ठीक है। डिन नहीं है तो डिन लो, क्योंकि हमें सेक्शन 7 का भी तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, ठीक है। उसके बाद 5th फाइल्ड फॉर्म फ्लिप। ये फॉर्म फ्लिप जो है यही है इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, यानी इसी फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार को कि भाई देख हमारा रजिस्ट्रार हमारा एलएलपी रजिस्टर कर दे। इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स जाते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स। बेसिकली इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जाता है, एंड उसके अलावा मैं और तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ और क्या क्या जाता है। कंसेंट जाता है पार्टनर्स का, एंड प्रूफ जाता है रजिस्टर ऑफिस का, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस का प्रूफ जाता है, डिटेल्स जाते हैं। अगर कोई ट्रेडमार्क का तुमने कंसेंट लिया तो ट्रेडमार्क ऑनर का कंसेंट जाता है, कंसेंट जाता है। उसके अलावा और एक सब्सक्राइबर शीट होता है कि कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, किसने कितने पैसा लगाया है, वो सब्सक्राइबर शीट्स भी जाता है। यानी बेसिकली जितने भी अटैचमेंट्स हैं फी के साथ, वो सब कुछ ये फ्लिप फॉर्म के साथ ही हम लोग फाइल कर देते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार ये सब कुछ चेक करता है। कितना हुआ, स्टेप 5 हो गया ना। रजिस्ट्रार ये सब कुछ चेक करता है, और अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट दे देता है और तुम्हारा एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर देता है, ठीक है। एंड उसके बाद अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे तुम्हारा एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो तुमको अपना एलएलपी एग्रीमेंट तैयार करना होता है, एलएलपी एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट तुम्हें 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। यहाँ पर जाकर तब तुम्हारा पूरा इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट होता है। तो ये पूरा प्रोसीड्यूर था इनकॉर्पोरेशन का। आई होप कि तुमने लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। यहाँ पे वही बात लिखा है रूल 18 कि सबसे पहले हम नेम रिजर्व करने के लिए रन एलएलपी फाइल करेंगे, अप्रूव हो जाएगा, 3 महीना के लिए हमारा नाम रिजर्व हो जाएगा। फिर फॉर्म फ्लिप फाइल करेंगे जो कि इनकॉर्पोरेशन के लिए है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डिन नहीं है तो मैंने बोला डिन लो जाकर एमसीए के पास DRI 3 फाइल करके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें फ़ायदा दिया गया है एमसीए के द्वारा। एमसीए ने बोला कि अगर किसी के पास डिपिन नहीं है, डिन नहीं है, डिपिन नहीं है,
ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो इस फ्लिप फॉर्म के साथ ही अप्लाई कर सकता है इसके लिए भी। यानी फ्लिप फॉर्म जो जा रहा है उसके साथ साथ हम डिन के लिए भी अप्लाई कर दें, यानी अलग से हमको DRI-3 फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम लोग जो है डायरेक्टली जो है वो कर लेंगे, फ्लिप के थ्रू जो है अप्लाई कर देंगे। लेकिन ध्यान से समझना, सिर्फ 5 मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें 6 पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है तो छठा को वहाँ DRI-3 से ही लेना पड़ेगा डिन, ठीक है। उसके बाद ROC एग्जामिन करेगा, अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो वो 15 दिन के अंदर बोलेगा इसको चेंज करके दो। फिर अगर फिर चेंज करके तुमने दिया एंड फिर डिफेक्ट मिला तो फिर 15 दिन का टाइम मिलेगा कि भाई फिर से चेंज करके दो। मैक्सिमम 30 दिन का टाइम तुमको मिलेगा, यानी 2 बार तुम्हें ROC बोलेगा कि भाई ले ठीक करके दे इसको, ठीक है। उसके बाद सब कुछ सही रहा, सेटिस्फाई हो गया, तो वो फॉर्म 16 में तुमको जो है इशू कर देगा पैन, TDA और COI यानी कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और तुम्हारा LLP फॉर्म हो जाएगा। ये था पूरा सेक्शन 11 रूल 18 के साथ कनेक्ट होकर पूरा स्टेप्स मैंने तुम्हें लिखा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक्शन 12 क्या बोलता है कि ROC 14 डेज के अंदर अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेशन करेगा। यानी जैसे तुम उसको फाइल करोगे, अगर सब कुछ सही रहा तो वो 14 डेज के अंदर अंदर तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट कर देगा और तुम्हें एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जो तुम्हारा कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि हाँ LLP एग्जिस्टेंस में आ चुका है, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 13 क्या बोलता है, ये जो LLP है ना, ये इसका एक रजिस्टर ऑफिस होगा। ऑब्वियस सा बात है, तुम्हारा एड्रेस है कि नहीं, तो उसी तरह हर एक LLP का एक रजिस्टर ऑफिस होता है जिसमें जितने भी नोटिसेस वगैरह आएंगे LLP के नाम पर या पार्टनर्स के नाम पे, वो सब कुछ रजिस्टर ऑफिस ही आएंगे। हर LLP का एक रजिस्टर ऑफिस होगा। ये बात ROC को बताना होगा कि कहाँ है उसका रजिस्टर ऑफिस, और अगर इस रजिस्टर ऑफिस में कोई चेंजेस होता है तो वो भी ROC को हमें बताना होगा कि देख भाई यहाँ चेंजेस हुआ है। अब सेक्शन 13 में आया है नया कंटेंट, ठीक है। अब इसमें आया है नया कंटेंट, पहले इतना ही बात बोला करता था सेक्शन 13, अब इसमें आए हैं चेंजेस। अब एक्स्ट्रा बात क्या बोला जाता है वो देखो, मैं 1 मिनट मॉड्यूल मैंने खोला हुआ है, बस सेक्शन 13 निकाल लेने दो मेरे को, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखो सेक्शन 13 क्या बोलता है, एक्स्ट्रा बात समझो। यहाँ पे रूल 16 कनेक्ट होता है, और ये रूल 16 क्या बोलता है ध्यान से समझना। रजिस्टर ऑफिस का जो एड्रेस दिया जाएगा LLP को, ROC को, जो हम ROC को रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस दे रहे हैं, RO मतलब रजिस्टर ऑफिस का, इस एड्रेस के साथ हम एक पोस्टल कोड भी देंगे अपने लोकल का जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, एंड ईमेल एड्रेस भी देंगे। यानी ये दोनों साथ साथ जाएगा, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस के एड्रेस के साथ। दूसरा बात, LLP रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस तो देगा ही देगा, ये तो सबको पता है कि रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस देना ही देना है। उसके साथ इसके साथ एक और एड्रेस देगा, और उस एड्रेस को हम लोग बोलेंगे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट नाम से एक और एड्रेस देंगे। बेसिकली ये एड्रेस में भी डॉक्यूमेंट सर्व किया जा सकता है, तो हमें यहाँ पर 2 एड्रेस देने, एक रजिस्टर ऑफिस का और एक ऐसा एड्रेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहे तो सर्व किया जा सकता है, और इसी को हम लोग सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब ये जो है ये एज़ पर LLP एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर LLP एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखा हुआ है कि कैसे कौन एड्रेस होगा सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का एड्रेस, तो फिर यहाँ पर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, हर पार्टनर का कंसेंट लेकर हम लोग ये एड्रेस डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो जाएगा, ये एड्रेस जो जाएगा ये फॉर्म 12 के अंदर जाएगा, ठीक है, और विदिन 30 डेज जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एनेक्चर ए, मतलब अटैचमेंट देंगे ना तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एनेक्चर ए फॉर्म 12, और 30 दिन के अंदर हम उसको ये वाला एड्रेस भी प्रोवाइड कर देंगे। बस इतना ही नया कंटेंट ऐड हुआ है सेक्शन 13 में। आई होप कि तुमने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। रूल बेसिकली यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, सेक्शन 14 बात करता है इफेक्ट, कि क्या क्या इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन होने का। LLP रजिस्टर हो जाएगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो सबसे पहले स्यूड एंड स्यूड होगा, यानी LLP अपने अपने नाम पे केस कर भी सकता है, केस खा भी सकता है, क्योंकि अब LLP आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो चुका है। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, ये हम अभी फीचर्स में ही पढ़ के आ रहे हैं। तीसरा कॉमन सील, अब LLP चाहे तो कॉमन सील रख सकता है,
लेकिन ये रखना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कॉमन सील की जगह अगर दो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर दे उसको इक्विवेलेंट टू कॉमन सील ही माना जाता है, ठीक है। एंड डूइंग एंड सफरिंग, अब एलएलपी को दूसरे एक्ट की भी बात माननी होंगी, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट की, अगर वो नहीं मानेगा तो उसको सफ़र होना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या बोलता है, एलएलपी हमेशा अपने नाम के पीछे एलएलपी वर्ड या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड यूज़ करेगा। यानी अगर मैं खोल रहा हूँ एक एकेजी नाम से तो मैं एकेजी एलएलपी तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ये एकेजी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मेरे को यूज़ करना ही होगा। लास्ट मेरा ख़त्म जो होना चाहिए नाम इसी से होना चाहिए, ठीक है। अब एलएलपी का नाम अनडिज़ायरेबल आलतू फालतू नाम नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी एक्सेप्ट ही ना करे। एंड दूसरा आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, यानी दूसरे का कॉपी या फिर मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रेडमार्क से, दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रेडमार्क से मिलता जुलना नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी सोल प्रोप्राइटर का नाम कॉपी कर लूँ मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, मैं किसी पार्टनरशिप का नाम कॉपी कर लूँ कोई रोकने वाला नहीं है, बट मैं किसी का ट्रेडमार्क और बॉडी कॉर्पोरेट का नाम आइडेंटिकल नहीं रख सकता, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बोलता है, एक एलएलपी अपना नाम रिजर्व करवा सकता है 3 महीने के लिए, ये मैंने अभी इनकॉर्पोरेशन स्टेप में ही तुम्हें समझा दिया। और ये न्यू एलएलपी भी कर सकता है, एग्जिस्टिंग एलएलपी भी कर सकता है अगर उसको नाम बदलना है तो। अब सेक्शन 16 में भी नया कंटेंट ऐड हुआ है, और ये क्या हुआ है चलो लिखो। सेक्शन 16 में भी नया चीज़ ऐड हुआ है, चलो देखो। ओहो भाई, सेक्शन 16 में क्या बात ऐड हुआ है देखो। अगर एक फॉरेन एलएलपी है, कौन सी एलएलपी है, फॉरेन एलएलपी कौन होती है, एक ऐसे एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है और इंडिया में किसी भी तरह का बिजनेस कर रही है। ये एलएलपी ना रजिस्ट्रार के पास जाकर फॉर्म 25 फाइल कर सकता है, ठीक है, फ़ी के साथ। अब ये फॉर्म 25 से होता क्या है, एलएलपी इसका नाम भी रिजर्व हो सकता है, यानी फॉरेन एलएलपी भी अपना नाम रिजर्व कर सकती है। कौन सा नाम, वो एग्जिस्टिंग नेम जो उसका पेरेंट कंट्री में, यानी जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिस नाम से वो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो नाम को रिजर्व करवा सकता है यहाँ आकर, इंडिया में आकर फॉर्म 25 फाइल करके। और ये रिजर्वेशन पता है 3 ईयर्स के लिए किया जा सकता है और इसको रिन्यू भी बार बार किया जा सकता है। बस सेक्शन 16 में एक्स्ट्रा यही चीज़ ऐड हुआ है। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी उन्होंने लिखा है तो हमें समझना तो होगा, ठीक है, समझना तो होगा। अब यहाँ मैंने फिर से एक शॉर्ट में स्टेप्स बनाया इनकॉर्पोरेशन का, रन एलएलपी, फिर ई फॉर्म फिलिप, एंड उसके बाद हम लोग एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करेंगे, वो आगे तुम लोग पढ़ोगे ई फॉर्म 3 में, सब 30 दिन, ये 30 दिन के अंदर होगा, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या बोलता है, अगर एक एलएलपी मान लो रजिस्टर हो जाता है आइडेंटिकल नेम के साथ या तो बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रेडमार्क के साथ, मान लो हो गया, तो फिर क्या करेगा सीजी जो है ना बोलेगा कि भाई नाम बदल। सीजी क्या बोलेगा, नाम बदल। सीजी बोलेगा, ऑर्डर देगा कि भाई नाम बदल। अगर 3 महीने में, ऑर्डर देने के 3 महीने के अंदर अंदर एलएलपी ने नाम बदल लिया, बहुत बढ़िया, नाम बदल कर 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ये बात बता दो और रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें एक नया सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुमने नाम नहीं बदला तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का दिमाग हिल जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट वो मोटो खुद से ही तुम्हारा नाम बदल के आरओसी को बोलेगा ये नाम रख दे इसका, समझ रहे हो, खुद से ही नाम बदल देगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बॉडी कॉर्पोरेट से अगर तुम्हारा नाम आइडेंटिकल है तो तुम लाइफ टाइम में कभी भी केस करो, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रेडमार्क से कॉपी नाम, अगर आइडेंटिकल नाम से एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो ट्रेडमार्क के ऊपर जो केस होगा वो सिर्फ 3 ईयर का होगा। यानी मेरा ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया है किसी ने और उससे एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर लिया है तो मेरे पास बस 3 साल का ही टाइम है उस पर केस का फाइल करने का। 3 साल के बाद मैं उसका नाम नहीं बदल पाऊंगा, बट अगर मेरा नेम बॉडी कॉर्पोरेट नेम से आइडेंटिकल है तो मैं कभी भी बदल पा दूँ, ठीक है। यहाँ सेक्शन 17 ख़त्म हो चुका है। अब आ जाता है यहाँ पर, मैंने यहाँ सेक्शन 22 से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पर पहले सेक्शन 19, 20 ये नहीं हुआ करते थे। अब जो है वो नए सेक्शंस ऐड हुए हैं तो अब वो हमें साथ में करना होगा। चलो ठीक है, 1 मिनट में मैं फिर से मॉड्यूल खोल लेता हूँ। चलो सबसे पहले सेक्शन 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उन्होंने अच्छा हुआ कनेक्ट कर दिया। एंड इसके साथ हम लोग रूल 20 दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। ये बेसिकली बात करता है कि एलएलपी ना अपना नेम चेंज कर सकता है।
एक एलएलपी ने अपना जो भी नाम रखा है वो अपना नाम चेंज कर सकता है। इस नाम को चेंज करने का प्रोसीड्यूर क्या है वो रूल 20 में लिखा हुआ है, तो हम लोग प्रोसीड्यूर भी पढ़ेंगे, लिखो साथ साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेम चेंज जो होगा वो एज पर एलएलपी एग्रीमेंट होगा। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट में जैसे प्रोसीड्यूर होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अगर नहीं है कुछ, इफ़ नॉट एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ ये बातें नहीं लिखी हुई है तो फिर हमें कंसेंट लेना होगा ऑल पार्टनर्स का। ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, हम सारे पार्टनर का कंसेंट लेंगे कि भाई हम लोग नाम बदलने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग रन एलएलपी फाइल करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि हमें नाम रिजर्व करवाना होगा, नहीं तो कोई और आकर ले लेगा। रन एलएलपी जैसे फाइल हो जाएगा, रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई हो गया तो वो 3 महीने के लिए नाम को रिजर्व करवा देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक तो नॉर्मल केसेस चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या फाइल करेंगे, उसके बाद फाइल करेंगे हम लोग फॉर्म 5। ठीक है, फॉर्म 5 विथ अटैचमेंट्स, फॉर्म फाइल करेंगे हम लोग अटैचमेंट्स के साथ। अटैचमेंट्स बेसिकली क्या क्या जाएगा, जो हमारा पुराना नाम है वो जाएगा, ऑल्टर नेम है वो सब कुछ हम लोग अटैचमेंट्स यहाँ पर फाइल करेंगे। रजिस्ट्रार चेक करेगा, सेटिस्फाई हो गया तो वो इशू कर देगा न्यू COI। ठीक है, न्यू COI इशू कर देगा और हमारा LLP हमारा जो ये नेम है वो हो गया, चेंज हो गया है हमारा नेम। एक लास्ट स्टेप, नेम चेंज हुआ तो हमें LLP एग्रीमेंट में भी चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो ये भी चेंजेस हम लोग करेंगे और चेंज करके ये बात भी हम रजिस्ट्रार को बता देंगे। इसी के साथ हमारा ये नेम चेंज भी ख़त्म हो गया, सेक्शन 18। ठीक है, सेक्शन 19 और रूल 20 हम लोग ने ख़त्म कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर सेक्शन 20 भी आता है, वो भी देखते जाओ। ठीक है, सेक्शन 20 आता है, वो भी देखते जाओ। सेक्शन 20 क्या बोलता है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी पर्सन हमेशा अपने LLP के नाम के पीछे या तो LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड यूज़ करेगा, ये अभी हमने पढ़ा। ठीक है, बट एक पर्सन ये यूज़ नहीं कर सकता अगर उसका LLP रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी बेसिकली क्या बोला जा रहा है, तुम इम्प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। मैंने एक सोल प्रोप्राइटरशिप खोला और मैं अपने नाम के पीछे लगा रहा हूँ AKG LLP, जबकि मेरा LLP है ही नहीं, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, मैं इम्प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ LLP वर्ड का, तो ये मैं नहीं कर सकता। सेक्शन 20 ने प्रोहिबिशन दिया हुआ और इसके साथ पेनल्टी भी तुम्हारे ऊपर लगाया गया है। सॉरी फॉर डैट, पेनल्टी नहीं, यहाँ फाइन लगा हुआ है। ठीक है, पेनल्टी और फाइन में डिफरेंस क्या है ये तुम मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, यहाँ फाइन लगा हुआ है मिनिमम 50K 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, उसके बाद एक और सेक्शन आता है सेक्शन 21, ये भी नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था। सेक्शन 21 क्या बोलता है, एक LLP के जो भी इनवॉइसेस होंगे, ठीक है, इनवॉइसेस होंगे, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइसेस हैं LLP के, वो सब में LLP का नेम, LLP का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, वो सब कुछ रहेगा। और उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट रहेगा। स्टेटमेंट क्या रहेगा कि LLP रजिस्टर्ड है। बस ये बात बोलता है, अगर तुम इसका नॉन कंप्लायंस करते हो, यानी तुम अगर किसी डॉक्यूमेंट में ये सब नहीं लिखते हो तो पेनल्टी, यहाँ पेनल्टी है, यहाँ फाइन नहीं है, 10K 10,000 रुपये तुम पे पेनल्टी लग जाएगा। बस ये नए नए सेक्शंस जो तुम्हारे में ऐड हुए हैं। अब उसके अलावा बाकी हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब बाकी हम लोग आगे वापस आ जाते हैं। अब सेक्शन 22 पे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट देख लेता हूँ और कुछ तो नया ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं, चलो ठीक। अब सेक्शन 22 क्या बोलता है, कौन पार्टनर हो, मतलब पार्टनर कैसे बनेंगे। तो देखो, या तो तुम सब्सक्राइब कर दो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो तुम पार्टनर बन जाओगे, या फिर LLP एग्रीमेंट में जैसे लिखा होगा कि ऐसे तुम पार्टनर बन सकते हो, तो उस प्रोसेस से तुम पार्टनर बन जाओगे। फिर आ जाता है सेक्शन 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना। सेक्शन 23 बात करता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, यानी एक LLP में क्या राइट होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगे एक पार्टनर का। ठीक है, अब ये LLP एग्रीमेंट में ये बात हमें लिखना होगा।
अब ये एलएलपी एग्रीमेंट ना राइटिंग में होगा, लिखा हुआ होना चाहिए। बोल के कि भाई तेरा ये राइट है, तेरा ये ड्यूटी है, ये हम नहीं कर सकते। राइटिंग में होना चाहिए। और अगर हमें ये एलएलपी एग्रीमेंट चेंज करना है तो हमें सारे पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, एलएलपी एग्रीमेंट और इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो हमें ये आरओसी को बताना होगा। ये बात तो हम लोग अभी पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एलएलपी एग्रीमेंट 30 दिन के अंदर जाता है रजिस्ट्रार को, उसमें कोई चेंजेस होता है तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जाता है। और यहाँ कौन से फॉर्म में जाता है, ई फॉर्म 3 में एलएलपी एग्रीमेंट हम रजिस्ट्रार को देते हैं। अब यहाँ पर कनेक्ट करो शेड्यूल 1। क्या मैंने शेड्यूल 1 शुरू में समझाया था कि शेड्यूल 1 बताता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अब तुम्हें यहाँ कन्फ्यूजन होना चाहिए कि यार एलएलपी एग्रीमेंट में भी म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ है, शेड्यूल 1 में भी है, तो हम किसको फॉलो करेंगे। तो एक बात ध्यान रख लो, एलएलपी एग्रीमेंट में जो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ है हम उसी को फॉलो करेंगे, एक एलएलपी उसी को फॉलो करता है। लेकिन मान लो कभी अगर एलएलपी एग्रीमेंट में म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ नहीं दिए गए या किसी बात पे साइलेंट है एलएलपी एग्रीमेंट, तो उस समय तुम्हारे ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल 1 लग जाता है। अब शेड्यूल 1 में क्या क्या कंटेंट है वो लिखो, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। शेड्यूल 1 में क्या क्या म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ तुम्हें दिए गए हैं वो लिखो, साथ साथ लिखेंगे, स्पीड में लिखना। सबसे पहला इक्वल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लिखा, सॉरी, इक्वल शेयर इन कैपिटल। कैपिटल में इक्वल शेयर मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, तुम देखो रिलेट करना, यहाँ पार्टनरशिप वाली बातें बोली जाएगी। देखो एक एलएलपी इंडेमनीफाई करेगा, इंडेमनीफाई मतलब यानी लॉस रिकवर करके देगा किसी पार्टनर का। अगर पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स में प्रिजर्वेशन के लिए, एलएलपी के प्रिजर्वेशन के लिए नॉर्मल कोर्स में कोई खर्चा किया है तो एलएलपी का ये ड्यूटी है कि वो पार्टनर को वो खर्चा वापस करके देगा, ठीक है। थर्ड, ये पार्टनर का भी ड्यूटी है कि वो भी इंडेमनीफाई करेगा एलएलपी को अगर कोई लॉस होता है एलएलपी को, किसके कारण, ड्यू टू हिज फ्रॉड इन बिजनेस, यानी बिजनेस में वो गलत सलत काम कर रहा है और एलएलपी को लॉस हो रहा है तो उसका ड्यूटी है कि वो एलएलपी को इंडेमनीफाई करेगा। फोर्थ पॉइंट, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, शेड्यूल 1 सीधा ये बात बोलता है, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, अगर कोई कंपीटिंग बिजनेस करता है या सेम बिजनेस करता है, यानी एक तरफ मैंने एक एलएलपी में मैं पार्टनर हूँ जो पेन बेचता है और दूसरी तरफ मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ वो भी पेन बेच रहा है, तो इस सिचुएशन में जो पार्टनर को प्रॉफिट होगा ना, पार्टनर को प्रॉफिट जो होगा वो एलएलपी के साथ उसे शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तुम ये बात ध्यान से समझ लेना। उसके अलावा कोई भी पार्टनर अगर उसको बेनिफिट होता है, बेनिफिट किस चीज़ से, एलएलपी के नाम के यूज़ करने से या फिर कोई उसका कनेक्शन यूज़ करके वो अपना फ़ायदा निकालता है, पर्सनल बेनिफिट होता है, तो ये भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एलएलपी को, ठीक है। तुम अपना फ़ायदा नहीं दे सकते भाई, एलएलपी का फ़ायदा देखो। उसके बाद जो डिसीजन हैं एलएलपी में वो कैसे लिए जाएंगे, तो वो मेजॉरिटी से लिए जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर अगर यस बोलेंगे तो माना जाएगा कि कंसेंट मिल चुका है। लेकिन अगर कोई नेचर या फंडामेंटल डिसीजन है, यानी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो पूरा फंडामेंटल ही बदल देंगे एक एलएलपी का, तो वो जो है ऑल पार्टनर के कंसेंट से होगा। इसका एक एग्जांपल दे दो, एलएलपी एग्रीमेंट में चेंजेस या फिर नेम चेंज, तो सारे पार्टनर का कंसेंट में यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। 8 हो गया। 9वां देखो, एक पार्टनर उसके पास राइट है, क्या राइट है, कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, ऑब्वियस सा बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। एंड दूसरा, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, ये राइट है उसके पास। एक्सपल्सन नहीं होगा पार्टनर का, यानी एक पार्टनर को एलएलपी से नहीं लिखाया जाएगा अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा तो, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट होगा
पार्टनर्स के बीच में एलएलपी के साथ, तो वो आर्बिट्रेशन जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये तुम जेआईजीएल में पढ़ोगे। और कोई भी नया पार्टनर अगर अपॉइंट होना चाहता है, कोई भी नया पार्टनर अपॉइंट होना चाहता है, तो इसके लिए भी हमें कंसेंट चाहिए ऑल पार्टनर का। ये सारी बातें लिखी हुई है शेड्यूल 1 में। तो अगर कंटेंट ऑफ शेड्यूल 1 आ जाए, व्हाट आर द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज इन शेड्यूल 1, तो तुम्हें बस ये कॉपी पेस्ट करना है। मैंने यहाँ लिखवा दिया, इसको बस थोड़े से अपने लैंग्वेज में लिख लेना, बहुत ईजी सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या बोलता है? एक पार्टनर एलएलपी छोड़ सकता है एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, मैंने बोला पहला प्रायोरिटी हमें एलएलपी एग्रीमेंट को ही देना है। ठीक है, अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, कुछ साइलेंट है कि कैसे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, तो उस समय एक पार्टनर अगर छोड़ना चाहता है तो वो 30 दिन पहले नोटिस दे देगा अदर पार्टनर्स को कि भाई देख, मैं अब ये एलएलपी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अब रिज़ाइन करने वाला हूँ। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें पार्टनर को नोटिस देने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो मान लिया जाएगा कि उसने एलएलपी छोड़ दिया। कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला, वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो कोर्ट पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताएगा, तो वो मान लिया जाता है कि भाई नोटिस मिल चुका है। डेथ, एक मरा हुआ इंसान कैसे आएगा नोटिस देने, तुम खुद से सोचो। उसके अलावा एलएलपी ही डिसॉल्व हो गया तो भाई बात ही खत्म है, एंड वो अनसाउंड माइंड का है, तो पागल है, वो अपने माइंड में है ही नहीं, तो फिर वो नोटिस देगा कैसे? ठीक है, एक पार्टनर जो छोड़ के चला जाता है, सीज्ड हो जाता है, उसको हम लोग फॉर्मर पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, वो फ्यूचर के लिए भी लायबल होगा। पास्ट के लिए तो ऑब्वियस सा बात है कि वो लायबल होगा, उसने जो कांड कुंड किया है उसके लिए तो वो लायबल होगा ही होगा, लेकिन फ्यूचर एक्ट के लिए भी लायबल हो जाएगा अगर अगर उसने नोटिस नहीं दिया है रजिस्ट्रार को। यानी उसे नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार को कि देख भाई, मैं एलएलपी छोड़ के अब जा रहा हूँ। अगर वो ये बात नहीं बताता है रजिस्ट्रार को, तो ये बात तो फिर वो फ्यूचर में भी एलएलपी के एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी पर्सन को नॉलेज है कि वो एलएलपी छोड़ के जा चुका है, फिर भी वो डील कर रहा है, तब फिर उस सिचुएशन में ये लायबल नहीं माना जाएगा। मान लो एक इंसान ने रजिस्ट्रार को नहीं बताया, बट एलएलपी जिस इंसान से डील कर रहा है उसे ये बात पता है कि वो एलएलपी में पार्टनर नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सा बात है, जब उसे पता है तो फिर ये क्यों लायबल होगा। ठीक है, और ये जब छोड़कर जाएगा ना एलएलपी, तो इसमें इसको कैपिटल में कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जो इसका प्रॉफिट में हिस्सा निकलता है वो सब लेके निकल जाएगा। मैनेजमेंट में फिर ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सेक्शन 24 बस इतना ही बोलता है। फिर आ जाता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या बोलता है? एक पार्टनर अगर अपना नेम चेंज करता है या एड्रेस चेंज करता है, या नेम चेंज कर रहा है या वो अपना एड्रेस चेंज कर रहा है, ये चीज़ वो 15 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को बताएगा। ठीक है, और एलएलपी ये 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ये बात बता देगा। ठीक है, और ये जो नोटिस रजिस्ट्रार को दिया जाएगा कि भाई मेरे पार्टनर ने नेम या एड्रेस चेंज किया है, उस पर डीपी का साइन भी होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब मान लो एक एलएलपी में कोई नया पार्टनर आ रहा है या एक पार्टनर जा रहा है, तो इसलिए तो उस सिचुएशन में हमें एलएलपी को अब ध्यान से सुनो, सेक्शन 25 क्या बोलता है? एक पार्टनर अगर अपना नेम या एड्रेस चेंज कर रहा है, तो चेंज करने के 15 दिन के अंदर अंदर वो ये बात एलएलपी को बताएगा। ठीक है, और एलएलपी 30 दिन के अंदर अंदर ये नोटिस दे देगा रजिस्ट्रार को, जिसपे डीपी का साइन होगा। अब मान लो एक एलएलपी अपना नेम चेंज कर रहा है, या फिर कोई नया या पुराना पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, या कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में एलएलपी 30 दिन का नोटिस रजिस्ट्रार को देगा। यानी इन सारे केस में कोई भी चेंज हो रहा है तो एलएलपी 30 दिन का नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को देगा। और अगर कोई नया कोई पार्टनर आ रहा है तो उसका कंसेंट भी इसके साथ साथ चला जाएगा। ये बात तो अभी हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर एलएलपी ने कंपाइल नहीं किया तो एलएलपी और डीपी दोनों पर 10,000 का पेनल्टी लग जाएगा, और अगर पार्टनर ने 15 दिन के अंदर नोटिस नहीं दिया तो उस पर भी 10,000 का पेनल्टी लग जाएगा। अब मान लो एक पार्टनर चाहे तो वो डायरेक्टली आरओसी को भी नोटिस दे सकता है। ठीक है, आरओसी फिर एलएलपी से कंफर्मेशन के लिए मांगेगा 15 दिन में कि भाई देख ये पार्टनर सही में छोड़ के जा रहा है क्या। अगर एलएलपी ने कंफर्म कर दिया तो बढ़िया है, अगर एलएलपी ने कंफर्मेशन नहीं दिया तो रजिस्ट्रार इस नोटिस को रजिस्टर कर लेगा और मान लेगा कि इस पार्टनर ने एलएलपी छोड़ दिया।
अब आ जाता है सेक्शन 26 क्या बोलता है, पार्टनर जो है ना एलएलपी का एजेंट है, अदर पार्टनर्स का नहीं है, यहाँ कोई म्यूचुअल एजेंसी वगैरह नहीं है, ठीक है। सेक्शन 27 क्या बोलता है, एलएलपी जो है पार्टनर्स के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा अगर पार्टनर्स ने विदाउट अथॉरिटी काम किया है, आउटसाइडर को नॉलेज है इस बात का, तो भैया ऑब्वियस सा बात है एलएलपी अपना पल्ला झाड़ लेगा, वो लायबल नहीं होगा। लेकिन वो लायबल होगा वैसे पार्टनर्स के एक्ट के लिए जो उसने विद इन अथॉरिटी किया है या सामने वाले को पता ही नहीं है कि इसके अथॉरिटी क्या है, ठीक है। फिर एलएलपी खुद के ऑब्लिगेशन के लिए लायबल होगा और वो अपने ऑब्लिगेशन को अपने प्रॉपर्टी से मेट आउट करेगा। फिर आ जाता है सेक्शन 28, वो क्या बोलता है, पार्टनर एलएलपी के ऑब्लिगेशन के लिए लायबल नहीं होगा, वो खुद के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होगा, अदर पार्टनर्स के रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी उसको कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 29 क्या बोलता है, अगर एक पर्सन, ठीक है, स्पोकन वर्ड बोलकर या फिर लिखकर या अपने कंडक्ट से या किसी को बोलने दे रहा है कि हाँ मैं भी एलएलपी का पार्टनर हूँ, ठीक है। मान लो मैं तुम्हारे पास गया, ठीक है, और एक मेरा दोस्त का एलएलपी है वो भी साथ में है, मैंने बोलकर बोल दिया मैं एलएलपी का पार्टनर हूँ, या मैंने रिटर्न लिख के दे दिया मैं एलएलपी का पार्टनर हूँ, या फिर मैंने कंडक्ट से ऐसे हिला दिया, तुमने पूछा कि क्या तुम एलएलपी में पार्टनर हो, मैंने हाँ, तो ये मेरे कंडक्ट से, या फिर मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है कि भाई ये भी तो मेरा एलएलपी का पार्टनर है और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको परमिट कर रहा हूँ हाँ जा भाई बोल दे, तो ये सब करके अगर मैं अपने आप को दिखाऊं, ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि मैं एलएलपी का पार्टनर हूं और इस रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा करके किसी ने एलएलपी को क्रेडिट दे दिया है तो मैं भी लायबल माना जाऊंगा, इस ट्रांजैक्शन के लिए मैं भी एज अ पार्टनर लायबल माना जाऊंगा। अब मान लो किसी पर्सन का डेथ हो जाता है और वो पर्सन का नाम यूज़ कर रहा है, तो भैया उसके लिए फिर उसका स्टेट लायबल नहीं होगा, मरने के बाद तुम उसको लायबल नहीं कर सकते, भाई वो मर के चला गया, आप तो उसके जान छोड़ दे, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 30, अब कुछ बड़े बड़े सेक्शंस हैं वो अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर लास्ट ही इसके बाद पेज होगा आई थिंक सो, नहीं अभी 2 पेज हैं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 34 आना बाकी है भाई, ठीक है। सेक्शन 30 क्या बोलता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई एलएलपी या उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय कोई भी ऐसा एक्ट या बिजनेस करता है इस इंटेंशन से कि वो क्रेडिटर को मूर्ख बनाएगा, तो उस सिचुएशन में वो सब का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। यानी एक एलएलपी या फिर उसके पार्टनर्स कोई गलत सलत काम कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर डिफ्रॉड करने का कोशिश कर रहा है, तो भैया तुम्हारा लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दिया जाएगा सारे डेप्ट के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम लायबल होगे कंपनसेट करने के लिए उस इंसान को जिसको लॉस हुआ है, उस आउटसाइडर को जिसको तुम्हारे इस फालतू एक्ट के कारण उसको लॉस हुआ है, तुम उसको कंपनसेट करोगे। उसके साथ साथ इस एक्ट या बिजनेस में कोई भी पर्सन जो जानबूझकर इस एक्ट ये जो डिफ्रॉड करने का जो एक्ट या बिजनेस चल रहा है इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होगा जानबूझकर नोन होकर, ठीक है, वो लायबल होगा इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप टू 5 ईयर और उसके साथ साथ फाइन के लिए भी 50,000 से 5 लाख तक, समझ रहे हो, इसलिए डिफ्रॉड तो नहीं करना है। अब यहाँ पे एलएलपी अपना पल्ला झाड़ सकता है, एलएलपी लायबल नहीं होगा अगर एलएलपी ये प्रूव कर दे कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, ये तो मेरे पार्टनर निर्लज हैं, ये लोग कर रहे थे, मैं तो भाई सीधा साधा इंसान हूँ, तो इंसान नहीं, मैं सीधा साधा एक कंपनी एलएलपी हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था, ये लोग निर्लज लोग क्या कर रहे थे, मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं है। अगर कोई ये प्रूव कर दे, एलएलपी ये प्रूव कर दे, तो फिर एलएलपी लायबल नहीं माना जाएगा। फिर सेक्शन 31 आता है, सेक्शन 31 क्या बोलता है, विसल ब्लोइंग। मान लो कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल किसी एलएलपी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देता है कोर्ट ट्राइब्यूनल को, जिससे कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल का काम आसान हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर इसके ऊपर अगर कोई पेनल्टी है तो वो वेव ऑफ किया जा सकता है, वो माफ़ कर देगा कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। अब मान लो इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे नहीं दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले कोई पार्टनर एम्प्लॉय जाकर इन्फॉर्मेशन दे देता है अदर पार्टनर्स और एम्प्लॉय के बारे में, और अदर पार्टनर्स और एम्प्लॉय कन्विक्ट हो जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन के कारण, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल इसका पेनल्टी जो है वेव ऑफ कर सकता है। इस सेक्शन को मैं सिंपल सा बोलता हूँ, तुम अगर फंस रहे हो तो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को फंसा दो, यही ये सेक्शन बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस सेक्शन में ये भी लिखा हुआ है कि जिस इंसान ने इन्फॉर्मेशन दिया है उसको उसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एलएलपी में। अजी घंटा ना डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसको तो भाई निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी
ये सेक्शन में तो यही दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 32 क्या बोलता है, एक पार्टनर जो है ना एलएलपी को कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट दे या फिर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दे या मनी कैश या अदर कुछ भी बेनिफिट, बस कंट्रीब्यूशन देना होगा। क्योंकि एलएलपी तुम खोल रहे हो तो भाई कुछ तो दोगे एलएलपी को, तू ही तो वो बिजनेस करेगा, तो तुमको ये एलएलपी को देना होगा। जो भी तुमने दिया है उसका बस मॉनेटरी वैल्यू तुम्हें अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके दिखा देना होगा, तुम जो भी दो रहे हो, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 33, ये क्या बोलता है, ये ध्यान से सुनना। एक पार्टनर का ऑब्लिगेशन है कि वो कंट्रीब्यूट करे एलएलपी को, जो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ये तो सिंपल सा बात है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो ये सेकंड पॉइंट है ना, ये समझना अच्छे से। मान लो एलएलपी कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है अपने क्रेडिटर के साथ, पुराने क्रेडिटर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज एलएलपी हमेशा से करते आ रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई नया क्रेडिटर आया और उसके ओरिजिनल एग्रीमेंट में ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है, और उसको ये बात का नॉलेज भी नहीं है कि एलएलपी अपने क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज हमेशा से करते आया है। तो अगर एलएलपी फ्यूचर में जाके इस क्रेडिटर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ओरिजिनल एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे खतरनाक सेक्शन, सेक्शन 34, और सबसे बड़ा भी सेक्शन, सेक्शन 34 और उसके साथ रूल 24। ये दोनों इतने ज़्यादा बड़े हैं कि पूछो मत, ठीक है। 2 पेज ले लेंगे ये दोनों भी समझने में, अच्छे से समझना। ये समझ जाओगे चैप्टर तुम्हारा पैकअप हो चुका है लगभग। अब इसके बाद 2-3 छोटे मोटे इद्दू पिद्दू से सेक्शन होंगे, ऐसे ही तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 1 घंटा लग गया मेरे को डिटेल में करवाने में। चलो सबसे पहले सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, एलएलपी एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कैश या अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है, दोनों में से किसी नहीं कर सकता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम पे होना चाहिए, एंड वो एलएलपी के अफेयर्स के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 ये बोलता है। और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा ना, ये रजिस्टर ऑफिस पर किया जाएगा, जो एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस होगा वहाँ पे ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होने वाले हैं। अब यहाँ पे रूल 24 कनेक्ट होता है। वो क्या बोलता है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे वो 8 साल तक प्रिजर्व करके रखा जाएगा। उसके साथ साथ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सफिशिएंट एक्यूरेट होने चाहिए, एलएलपी के ट्रांजैक्शन दिखाने चाहिए। उसके अलावा ये जो एलएलपी का बुक्स ऑफ अकाउंट है इसमें सम होना चाहिए कि कितना हमें रिसीव हो रहा है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, क्या हमारा एसेट्स है, क्या हमारा कॉस्ट है, ये सब इन्फॉर्मेशन इस बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए, जो रजिस्टर ऑफिस पे 8 सालों के लिए प्रिजर्व करके रखा जाएगा, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 आता है, वो बोलता है ये एक एलएलपी जो है वो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर करेगा, ठीक है। क्या प्रिपेयर करेगा, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर करेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो क्या करेगा, ये प्रिपेयर करेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ठीक है। एंड इस स्टेटमेंट पे साइन करेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये बात रूल 24 सब रूल 7 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक एलएलपी इंसॉल्वेंसी के अंदर है, मतलब वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, अब वो इंसॉल्वेंसी के अंदर जा चुका है, तो उसमें लिक्विडेटर या जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो भी साइन करेंगे, ठीक है। एंड ये 6 महीना में ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए। फिर सबसेक्शन 3 आता है, वो बोलता है जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर हो गया 6 महीना के अंदर अंदर, फिर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर जो है हमें ये बात रजिस्ट्रार को फाइल कर देना है। यानी पहले 6 महीने में तुमको प्रिपेयर करना है, उसके बाद 30 दिन का टाइम मिला है, प्रिपरेशन के 6 महीने के बाद 30 दिन का टाइम मिला है कि तुम जो है इसको फाइल कर दोगे रजिस्ट्रार को, ठीक है। और ये फाइल होगा फॉर्म 8 में, ये रूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रूल और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब अगर सब रूल तुम्हें याद नहीं होता तो भूल जाओ, छोड़ देना, खाली रूल 24 लिख देना। बट मैं एग्जाम में बोलूँगा भाई सब रूल भी लिखना, क्योंकि हम लोग सीएस बनने वाले हैं एंड हमारा लॉ और सब सेक्शंस में बहुत ज़्यादा पकड़ होना चाहिए कि हमारे मुंह पे होना चाहिए ये सब, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंट्स है एलएलपी का वो ऑडिट भी होगा, यानी उसको ऑडिट भी करवाना होगा। और ये ऑडिट सिर्फ पीसीए कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही राइट है कि वो सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन डालकर किसी एलएलपी को एग्जाम भी कर सकता है कि भाई तेरे को ऑडिट करवाने का ज़रूरत नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, जो स्मॉल एलएलपी है, स्मॉल एलएलपी कौन हुए, एक ऐसा एलएलपी जिसमें पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से एक्सीड नहीं किया है
या टर्नओवर जो है किसी भी साल में 40 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, तो वो हम लोग स्मॉल एलएलपी हम लोग उसको बोलते हैं। एंड वो एलएलपी को ऑडिट करवाना ऑप्शनल है, यानी वो चाहे तो करवा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकता है। लेकिन अगर कोई एलएलपी स्मॉल नहीं है तो उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, अनलेस अगर उसको सीजी ने एग्जाम किया होगा तो, ठीक है। उसके बाद रूल 24 सब रूल 11 12 आता है, वो बोलता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ना ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं करते अपॉइंट तो ऑब्वियस बात है वो पार्टनर्स करेंगे, ठीक है। तो फिर कौन करेगा? पार्टनर करेगा। अब देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, और ये ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, यानी इसका टेन्योर क्या होगा? तो देखो, जब तक नए ऑडिटर्स अपॉइंट ना हो जाए तब तक, या फिर यही खुद रीअपॉइंट ना हो जाए तब तक ये अपना ऑफिस होल्ड करेगा। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब एलएलपी पहली बार बनेगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें एलएलपी जो है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले ही कभी भी ऑडिटर्स अपॉइंट कर लेगा। लेट सपोज मैंने एक एलएलपी खोला 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को मैंने एलएलपी खोला एंड मेरा एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2026 में, ठीक है। तो 2026 31 मार्च से पहले मैं कभी भी ऑडिटर अपॉइंट कर दूंगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट होगा, यानी उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें मेरे को ऑडिटर्स एटलीस्ट 30 डेज पीरियड टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च से 30 डेज पहले मेरे को एटलीस्ट अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिटर, ठीक है, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में। ये बात भी समझ में आ गया। ऑडिटर का रेम्युनरेशन क्या होगा, ये डिसाइड डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे पढ़ो, चलो। एक ऑडिटर को डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंट हो गया, ठीक है। एक ऑडिटर, अगर मान लो कोई नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो रहा, अब ऑडिटर ऑफिस कब तक होल्ड करता है? जब तक नया ऑडिटर ना अपॉइंट हो या इसको खुद रीअपॉइंट ना करे। अब मान लो पार्टनर्स ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर ना इसको रीअपॉइंट कर रहे हैं ना नया कोई ऑडिटर से अपॉइंट कर रहे हैं, तो हम लोग उस सिचुएशन में मान लेंगे कि ये ऑडिटर्स डीम्ड हैं, रीअपॉइंट हो गए। लेकिन 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माने जाएंगे। पहला, अगर एलएलपी में लिखा हुआ है कुछ एलएलपी एग्रीमेंट में कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो फिर नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। या फिर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स बोले कि नहीं भाई ये रीअपॉइंट नहीं हो सकता, तो वो भी रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर को रिमूव भी किया जा सकता है। एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो कंसेंट ले लो सारे पार्टनर का। अब ऑडिटर चाहे तो रिज़ाइन भी कर सकता है, अगर वो रीअपॉइंट ना होना चाहे तो वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है। रिजिग्नेशन देना होगा उसको 14 डेज पीरियड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, यानी जिस दिन नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, जो डेट है, उस दिन से 14 डेज पहले इसको बता देना है कि भाई देख मेरे को रीअपॉइंट नहीं होना है, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। वहाँ पे इसे ये बात नोटिस, एलएलपी को ये बात दे देना है। ये भी रूल 24 सब रूल 19 में लिखा है। मैंने बोला अगर सब रूल याद नहीं होता तो फिर ऑब्वियस सा बात है, जब याद नहीं होगा तो छोड़ ही दोगे, बट पहला कोशिश करना याद करने का, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 34 सबसेक्शन 5। वो क्या बोलता है? अगर सबसेक्शन 3 का बात तुमने नहीं फॉलो किया, 3 क्या बोलता है? 30 दिन के अंदर तुम्हें फाइल करना होगा। अगर तुमने फाइल नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर एलएलपी के ऊपर 100 रुपीज़ पर डे करके पेनल्टी 1 लाख तक, और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी 100 रुपीज़ पर डे करके 50,000 रुपये तक, ठीक है। सेक्शन 34 सबसेक्शन 6 आता है, 1, 2 और 4 का नॉन कंप्लायंस तुमने किया तो पेनल्टी एलएलपी पे 25,000, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 10,000 और अप टू 5 लाख, और ये 1 लाख, ठीक है। उसके बाद 34A आता है। वो क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नफरा के साथ मिलकर प्रिस्क्राइब करेगा कि एलएलपी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या होंगे, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 35, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिटर्न, ठीक है। हर एक एलएलपी 60 दिन के अंदर अंदर, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 60 डेज के अंदर अंदर वो एलएलपी ये रजिस्ट्रार को, वो एलएलपी रजिस्ट्रार को जो है एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, और इस एनुअल रिटर्न पे डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे। अब यहाँ पर रूल 25 कनेक्ट होता है। वो क्या बोलता है? एक ऐसा एलएलपी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज़्यादा है, तो वैसे एलएलपी को एक पीसीएस का भी साइन लेना होगा एनुअल रिटर्न में। पीसीएस बोले तो कौन? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, तो उनका भी साइन लगेगा यहाँ पर, अगर ये क्राइटेरिया उन्होंने पार कर दिया है तो। उसके अलावा अगर कोई एलएलपी इंसॉल्वेंसी के अंदर है, आईबीएससी 2016 के अंदर, तो उसको लिक्विडेटर का भी साइन लेना होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो 100 रुपीज़ पर डे, और उसके एलएलपी पे 1 लाख, और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 50,000 रुपये लगेगा ही लगेगा। अब आ जाता है सेक्शन 36। हमने 34 कर लिया भाई,
34 एंड 35 कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या बोलता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ और देख लेता हूँ कुछ एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं हो गया है, नहीं तो भाई 1 घंटा हमने लगाया और कुछ छूट जाए तो फिर बढ़िया नहीं होगा। हाँ चलो, एक चीज़ यहाँ पर और है, एक चीज़ और यहाँ पर है, ठीक है रुक जाओ 1 मिनट, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है टैक्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा बात लिखा हुआ है। चलो, टैक्स कंप्लायंसेस, अगर एक एलएलपी का एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो गया, ठीक है, या फिर पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा हो गया, तो वो जो है अपना अपना जो टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो फाइल करेगा 38 सितंबर तक। एंड इसको हमें ऑडिट भी करवाना होगा, इसको हमें ऑडिट भी करवाना होगा एक पीसीए द्वारा। बस इतना सा बात लिखा हुआ है। अब अगर ये लिमिट तुम देखो तो ये बेसिकली स्मॉल एलएलपी का ही लिमिट है। तो यहाँ तुम ऐसा बोल सकते हो जो स्मॉल एलएलपी का लिमिट, जो स्मॉल एलएलपी नहीं है उनको पीसीए से ऑडिट करवा के 30 सितंबर तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है। यहाँ पर हो गया तुम्हारा सेक्शन 35 पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करें, ये हो गया। अब बस सेक्शन 36 बचा है, छोटा मोटा सेक्शन है, देख लो। सेक्शन 36 क्या बोलता है, ये जो एलएलपी है, ठीक है, इसके जो भी पार्टिकुलर्स, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो एसएएस है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, या जो एनुअल रिटर्न है, ये सब हम लोग रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं। तो जैसे ये रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और ये इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है फ़ी के साथ, ठीक है, तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो जाके। फिर सेक्शन 37 क्या बोलता है, अगर किसी पर्सन से कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार को जानना है लेकिन रजिस्ट्रार को नहीं बताया जा रहा है, तो वो पर्सन को लायबल कर दिया जाएगा अप टू 2 ईयर्स के लिए, और उस पर पेनल्टी भी लगेगा 1 लाख से 5 लाख तक। मतलब एक सिंपल सा बात है, कोई अगर पर्सन एनुअल रिटर्न या फिर एसएएस किसी में भी कोई इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कोई अच्छा मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है तो फिर तुम पे पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 38 क्या बोलता है, रजिस्ट्रार ना किसी एम्प्लॉय, पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर से इन्फॉर्मेशन के लिए मंगवा सकता है, यानी किसी से पूछ सकता है भाई इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो देना। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता या रीजनेबल टाइम के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं देता या फिर उसको समन दिया गया है, वो समन को भी कंप्लाई नहीं कर रहा, किसी भी केस में अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं होता तो पेनल्टी 2000 मैक्सिमम 25,000 तुम पे लग जाएगा। फिर सेक्शन 39, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से करना, एंड ये तुम्हारा लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद एक सेक्शन 40 बचता है एंड तुम्हारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। सेक्शन 39 बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या होता है, देखो मान लो एक एलएलपी है, ठीक है, एंड उसने कुछ नॉन कंप्लायंसेस कर दिया, तो अब वो नॉन कंप्लायंसेस हुआ तो उसके ऊपर अब प्रोसिक्यूशन चलेगा, यानी अब कोर्ट ट्राइब्यूनल चेक करेगा सही में नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, बहुत बार समन बुलाया जाएगा, एलएलपी को सामने आना पड़ेगा, जवाब देना होगा, रिप्लाई देना होगा, बहुत सारा प्रोसेस चलेगा। कोर्ट का कितना लंबा प्रोसेस होता है तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो एलएलपी के पास ना टाइम नहीं है, एलएलपी बोल रहा है यार ये इतना टाइम वेस्ट करेगा, इससे अच्छा ले ले तू पेनल्टी और मेरे को छोड़ दे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। बेसिकली इसमें होता क्या है, एलएलपी पेनल्टी दे देता है एंड जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन चलना है जो बहुत लंबा खींचेगा उसको नहीं चलाता है, कोर्ट ट्राइब्यूनल कंपाउंड कर देता है। यही वो बात बोल रहा है, एक आरडी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर वो कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस को, ठीक है, मैक्सिमम फाइन लेके। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ वैसे ऑफेंस कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें सिर्फ फाइन ही पेनल्टी है, यानी अगर एलएलपी ने कुछ ऐसा किया जिसमें इम्प्रूवमेंट की सजा है यानी जेल वेल है, तो भैया तुम उसके लिए कंपाउंडिंग नहीं करवा सकते कि भाई पैसे ले ले जेल कौन जाएगा, ये नहीं करवा सकते। हाँ, जिसमें तुम्हारे सिर्फ पेनल्टी पैसे लगने ही हैं तो भैया तुम पूरा मैक्सिमम फ़ी दे दो और तुम्हारा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब ये कंपाउंडिंग होगा कैसे, सीधा बात है, एलएलपी जो है वो रजिस्ट्रार को ये देगा, एक एप्लीकेशन देगा कि हमें कंपाउंड करना है। रजिस्ट्रार अपने कमेंट के साथ ये रीजनल डायरेक्टर या ऑफिसर जो भी है उसको ट्रांसफ़र कर देगा ये एप्लीकेशन। फिर आरडी जो है वो सब कुछ चेक करेगा, अगर उसको सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो जो है कंपाउंड कर देगा। जैसे कंपाउंड करेगा एलएलपी को 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ये बात बताना होगा कि भाई देख
आरडी ने कंपाउंडिंग कर दिया है, हमारे ऑफेंस को कंपाउंडिंग कर दिया है। अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका है तो उसको रोक दिया जाएगा, और अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर उसको स्टार्ट ही नहीं होने दिया जाएगा। सिंपल सा बात है। अब ध्यान से समझना, कंपाउंडिंग नहीं हो सकता है सिमिलर ऑफेंस के लिए 3 इयर्स के लिए। मान लो एलएलपी ने एक नॉन कंप्लाइंसेस किया, उसके लिए एलएलपी ने कंपाउंडिंग कर लिया, फिर 1 साल के बाद सेम वही नॉन कंप्लाइंसेस किया, तो क्या उसका भी कंपाउंडिंग एलएलपी करवा सकता है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि वो एक ऑफेंस, सिमिलर ऑफेंस के लिए मैक्सिमम 3 साल के लिए कंपाउंडिंग नहीं करवा सकता। एक बार जो ऑफेंस के लिए तुमने कंपाउंडिंग करवा लिया, अब 3 साल तक में अगर तुमने वो फिर से ऑफेंस किया तो तुम्हारे ऊपर जैसे प्रोसिक्यूशन चलता है वैसे ही चलेगा। हाँ, 3 साल के बाद तुमने फिर से वही गलती किया तो फिर तुम वापस से कंपाउंडिंग करवा सकते हो। अब एडिशनल डायरेक्टर ऑर्डर डायरेक्शन दे सकता है या एडिशनल फी मांग सकता है एलएलपी पार्टनर एम्प्लॉय डेजिग्नेटेड पार्टनर से, ठीक है। अगर तुम नहीं दोगे तो फिर पनिशमेंट में तुम पे जितना फाइन लगा उसका दुगुना लगा दिया जाएगा। सिंपल सा बात है। उसके बाद सेक्शन 42 काट दो, सेक्शन 56, 55, 57, 58, 59 ये सब यहाँ तक तुम्हें कट कर देना है। ये सीए इंटरमीडिएट के पार्ट हैं, यहाँ से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ये एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने मॉड्यूल खोला हुआ है, एक लास्ट सेक्शन बचता है तुम्हारे मॉड्यूल में, वो लिख लो, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, एलएलपी ओवर हो गया 1 घंटे 10 मिनट में, ठीक है। सेक्शन 40 क्या बोलता है? आरओ एलएलपी, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, ठीक है, क्या कर सकता है? जो भी डॉक्यूमेंट तुमने फाइल किया है ना, जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट तुमने फाइल किया उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी रजिस्ट्रार जो है, जो भी तुमने एलएलपी में जो भी डॉक्यूमेंट एसएएस वगैरह एनुअल रिटर्न सब फाइल किया है, वो सब एलएलपी रजिस्ट्रार चाहे तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो फिजिकल में हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक में हो। एक बार तुमसे पूछकर वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। बस इतना सा ही बात सेक्शन 40 बोलता है, एंड इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, नोट्स मैं अभी डाल देता हूँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका राइटिंग प्रैक्टिस सेशन मैं जल्दी लूँगा क्योंकि इसमें 3 चैप्टर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड बस पढ़ते रहो।